नमस्कार साथियों। तो शुरू करते हैं इकोलॉजी लेकर हरि का नाम। और भैया ज्ञान बढ़ाने के लिए करना है कुछ काम, तो उसके लिए लग जाइए आप लोग, धड़ाधड़ शेयर मार दीजिए। अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इकोलॉजी। एक एक टॉपिक आपका इतना मस्त क्लियर होगा, आप एक भी चीज़ जो है आपको मिस नहीं होगी आज। ठीक है, तो आज हमको जो वाटर रिसोर्सेज है उसके बारे में जानना है, और साथ में हम जानेंगे वाटर इकोसिस्टम के भी बारे में। ठीक है, वैसे इकोसिस्टम हमारा अलग टॉपिक था, लेकिन वाटर रिसोर्स के साथ आपका कवर करवा दे रहे हैं आज। तो आज आप जानेंगे क्या होती है कोरल रीफ्स, कैसे होती है इनकी ब्लीचिंग, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। एक एक स्टेप आपको आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो से। ठीक है, तो आज हमारा जो है जल संसाधन, पृथ्वी पर 70% भैया पानी जो है भरा हुआ है। पृथ्वी पर कितना पानी है? 70%। मतलब जितना जमीन है उससे ज़्यादा 70% पानी है। सोचो 30% पे बाकी सारे महाद्वीप, जितनी भी चीज़ें, पर्वत पठार पहाड़, सब 30% पे, 70% पे खाली पानी है। ठीक, लेकिन उसके बाद भी जो है हमारे पास, हम पढ़ते हैं जल है तो कल है, जल ही तो जीवन है। मतलब इतना जल होने के बाद भी भैया हम लोग जल बचाने के पीछे क्यों लगे हैं? कारण है। कारण क्या है? आप जानते हैं 97% जिसका पानी जो है वो समुंदर में है। समुंदर का पानी जो हमारे लिए ना उपयोग हो सकता है, ना पीने के लिए, ना किसी भी, ना एग्रीकल्चर लैंड्स में, किसी भी चीज़ में हमारा वो उपयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, 3% जो हमारा शेष पानी, वो भी हमारा पूरा उपयोग नहीं हो रहा। आप ध्यान दीजिए, मतलब 96.5% पानी ओशियन में है। ठीक है, 0.9% इसके अलावा भी जो हमारा है वो सैलाइन है, यानी झीलों वगैरह में भी खारा पानी पाया जाता है। लगभग 97% हमारा ये हो जाएगा जो हमारा खारा पानी, जो एकदम यूज हो नहीं सकता। उसके बाद बचा कितना हमारा? 3%। अब इस 3% में भी भैया 68% जो है ग्लेशियर है। सोचो, जो बचा, मतलब उसमें 3% का 68% ग्लेशियर है। 30% सिर्फ हमारा क्या है? ग्राउंड वाटर है। आप सोचो, एक तो 97% पहले बेकार हो गया सैलाइन होने के कारण, 3% जो बचा था, उस 3% का 68% और बेकार हो गया, ग्लेशियर है वो जमा हुआ है। बचा 30%, 3 का 30%। अब इस 30, जो 3 का 30 बचा है, उसका भी 69% क्या है? परमाफ्रॉस्ट के रूप में है। ये भी जो है जमा हुआ है परमाफ्रॉस्ट के रूप में, ग्राउंड आइस के रूप में। और जो 20% पानी है वो झीलों के रूप में है। तो हमारा जो कुल पानी है जो हम लोग पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो सरफेस और सब सरफेस एरिया में जो एग्रीकल्चर के लिए उपयोग कर सकते हो, सिर्फ कितना है? 0.92%। टोटल वाटर का 0.92% हमारे लिए क्या है? वो अच्छे से यूज हम पूरा उसका कर सकते हैं। सोचो, अब कंडीशन इतनी ख़राब है कि हमारे पास पानी 70% है, फिर भी हमको जो है उसको बचाने के लिए कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, बचाने के लिए उसको पढ़ना पड़ रहा है। अगर ये ना होता तो हम पढ़ते का, ये क्लास ही क्यों बनाए होते? तो भैया देखो कैसे आगे क्लास बढ़ती है। तो नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल एनसीए हमारा जो है, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसने क्या बताया कि 1200 mm जो है हमारी वार्षिक वर्षा औसत होती है। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है? 1200 mm है। ठीक है, भारत में नेट वाटर वेल्थ कितनी है? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। ठीक, कितनी है? 400 मिलियन जो है, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। ठीक है, MHM। ठीक, मिलियन हेक्टेयर मीटर। 1 मिलियन हेक्टेयर मीटर बराबर 1 लाख लीटर वाटर होता है। ठीक है, तो मेन सोर्स जो हमारा पोर्टेबल वाटर का जो हम यूज कर सकते हैं उसका क्या है? पहला तो रेनफॉल है। रेनफॉल आपको बता दिए 1194 mm, लगभग 1200 mm जो है हमारी औसत वार्षिक वर्षा होती है। विश्व की अगर आप देखेंगे तो विश्व की हमारी 1000 mm है। ठीक है, भारत की ये बात है, भारत की 1200 mm है। विश्व की अगर एवरेज देखेंगे तो 1000 mm है। ठीक, अब अपने यहाँ जो रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत भैया भयंकर है। आप देखते हैं मासिन राम, ठीक, मासिन राम चेरापूंजी 1200 सेंटीमीटर, अगर एमएम में देखेंगे तो 12,000 mm वर्षा हो जाती है वहाँ। सोचो, और यहाँ हमारा जो है कहीं कहीं 200 mm ही हो रही, कहीं तो 25 mm हो रही। सोचो, मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, लेह का मरुस्थल है, ये सब हमारे क्या है? बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। वहीं मासिन राम हमारा 1200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। सोचने वाली बात है। तो भौगोलिक वितरण जो हमारे यहाँ है वो बहुत ज़्यादा क्या है? डाइवर्सिफाइड है। ठीक, इसके अलावा 80% जो पानी है, टोटल पानी जो बरसता है रेनफॉल का, उसका 80% 4 महीने में, चौमासे में बरस जाता है। चौमास जानते हो ना? 4 माह जो जिसमें पानी बरसता है, वही तुम्हारा मई जून जुलाई अगस्त वाला। ठीक, वहीं जो है पूरा क्या होता है? ये हमारा 4 महीनों में ही 80% पानी पूरा बरस जाता है, नॉर्थ वेस्ट मानसून से जो बरसता है आपका। इसके बाद बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर जो है हमारा, भूमिगत जल वर्षा जल से 10 गुना अधिक होता है। ठीक, जो भूमिगत जल है वर्षा जल से लगभग 10 टाइम्स अधिक है। ठीक, 27 से 30 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो हमारा ये पानी है, 27 से 30 मिलियन हेक्टेयर मीटर। 1 मिलियन हेक्टेयर मीटर आपको बता चुके हैं, 1 लाख लीटर होता है।
ठीक। इसके अलावा इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो आई इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्या है, IIMI, कहाँ है ये, श्रीलंका में है। ठीक है, इरिगेशन इंस्टीट्यूट, मतलब इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है, IIMI, ये हमारा है श्रीलंका में। 1985 में इसका गठन हुआ था। इसने भैया बताया कि हर साल जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ये हर साल क्या होता है, 3 मीटर घट जाता है, 3 मीटर नीचे पानी हो जाता है। ठीक है, वाटर टेबल जो हमारा है वो क्या होता है, हर साल 3 मीटर नीचे घट जा रहा है। भैया समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सरफेस वाटर की अगर बात करें तो 14 मेजर और 50 नदी बेसिन जो है माइनर हमारे पास हैं। ठीक है, नदी बेसिन क्या होता है, एक नदी मान लो जैसे हमारी गंगा नदी है, इस गंगा नदी के बाद बहुत सारी सहायक नदियां होंगी, तो इस पूरे नदी तंत्र में जो इसका पूरा क्षेत्र होता है जहाँ से जल उठाती है, ठीक है, नदी, उसी को उसका नदी बेसिन कहा जाता है। तो हमारे यहाँ 14 मेजर नदी बेसिन है और 50 माइनर नदी बेसिन है। पूर्ण जल निकास हमारा 91% मेजर और मीडियम नदी जल बेसिनों से होता है और 9% सिर्फ माइनर बेसिन से होता है। सो जो 50 माइनर बेसिन है वो 50 से कितना हो रहा है, 9%, 14 से कितना हो रहा है, 91%। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई अधोसंरचना यानी जो हमारा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विश्व का सबसे बड़ा कहाँ है, हमारे पास है। जैसे इंदिरा नहर परियोजना है, बहुत सारी नहर परियोजनाएं हमारी हैं जो सिंचाई के लिए हमने चलाई है। ठीक है, थाला बेसिन, बहुत सारी चीज़ें हम चलाएं, इसलिए हमारी जो विश्व का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इरिगेशन का है वो भारत के पास है। ठीक, भूमिगत जल में लगातार गिरावट हो रही, जो हम बताए आपको कि हर साल जो है 3 मीटर घट जा रहा है। अब हर साल 3 मीटर घट जा रहा है, इसका कारण क्या है? पहली बात तो भैया हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन जब ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, यूज भी ज़्यादा करते हैं। जब हम लोग यूज ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इससे भैया हाई लॉस होगा। नुकसान ज़्यादा करेंगे तो वाटर टेबल धीरे धीरे क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक, जलों के अवशोषण की अगर बात करें, अब भैया जलों के अवशोषण में आपको भैया आप लोग पढ़े होंगे डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक, जैसे मान लो ये भैया क्या है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है। अब पानी ऊपर भरा हुआ है, क्या किया, पानी जो है सतह के अंदर एंटर कर गया। जैसे ये एंटर किया तो इस क्रिया को कहते हैं क्या, इन्फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगर बात करें, अब मान लो पानी सतह के अंदर भरा हुआ है, ठीक, पहले से भर गया, इन्फिल्ट्रेशन हो चुका, अब ये और नीचे जा रहा है, और डाउनवर्ड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं परकोलेशन। ठीक है, जब सतह से पानी अंदर एंटर किया, जैसे एंटर किया उसे बोलेंगे इन्फिल्ट्रेशन। सतह के अंदर पानी पहुंच चुका है और नीचे जा रहा है तो उसे बोलते हैं परकोलेशन। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारी जो है आपको पता होनी चाहिए। जब हम लोग बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंचाई के रूप में या कपड़े धोते, नहाते धोते, जो भी पानी हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, बह के फिर क्या करता है, रन ऑफ के रूप में जमीन के अंदर चला जाता है, इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन के रूप में। ठीक है, इसे हम क्या होता है, हमारा लॉस हो जाता है वाटर का। वनोन्मूलन, हम लोग भैया खूब पेड़ काट रहे हैं। अब खूब पेड़ काट रहे हैं, जब आपको बताए थे वनोन्मूलन किसे कहते हैं, जब 90% फॉरेस्ट कवर को काट दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और अगर 90% से कम काटा जाएगा तो उसे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन बोलते हैं। आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं जब आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ा रहे थे। अब वनोन्मूलन जब होता है तो रेनफॉल लॉस उसके कारण हो जाता है। जल शक्ति उत्पादन, हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के यूज के लिए हम लोग क्या बनाते हैं भैया, जल मतलब वाटर पावर रिसोर्सेज बनाते हैं ना, वाटर पावर रिसोर्सेज का जब यूज करते हैं, जल से बिजली उजली बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इससे इसका लॉस भी होता है। इससे क्या होता है, भूमि जल में गिरावट आ रही है। बांध बनाते हैं तब भूमि जल में गिरावट आती है। कृषि करते हैं तो क्या होता है, पौधे क्या करते हैं भैया, प्लांट क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा सक करते हैं भैया वाटर को। जब सक करते हैं वाटर को तो इससे जो है कमी आ रही है। ठीक, इसके अलावा वर्षा जो है हमारे यहाँ हो रही है वो अनियमित हो रही है, लगातार जो है वर्षा नहीं हो रही है, अपर्याप्त हो रही। जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी वर्षा हो नहीं पा रही है। इसी वजह से जो है हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा वाटर टेबल धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। कारण आपको समझ में आ गया, जनसंख्या विस्फोट, जलों का अवशोषण, वनोन्मूलन, जल शक्ति उत्पादन, बांध हमारा और वर्षा हमारी अनियमित और अपर्याप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, सतत जो हमारा जल का हमारा क्या है, प्रबंधन, सतत जल प्रबंधन। ये हमारा जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने जो है बताया था कि भैया जल संकट जो है बहुत गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। ठीक, अगर हम लोग इस पर ध्यान नहीं दिए
तो 20 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे स्वच्छ जल ना पाने के कारण। ठीक है, स्वच्छ पेयजल अगर नहीं पाएंगे तो 20 से 80 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो चुके होंगे अगर हमने इसको सीरियसली नहीं लिया अभी। तो इन्होंने बताया, यूनाइटेड नेशन ने अब जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें बताया कि 21वीं सदी के मध्य तक, 21वीं सदी के मध्य तक यानी 2050 तक, 21वीं सदी का मध्य क्या होगा, 2050 तक, 2050 तक क्या होगा, 62 देशों के 8 अरब लोग भीषण जल संकट से भी गुजर रहे होंगे। सोचो सोचो, कहा इन्होंने 1950 तक क्या कहा कि 62 देशों के, ठीक है, 8 अरब लोग जो है भीषण जल संकट से जो है गुजर रहे होंगे अगर हमने इस पे अभी फोकस नहीं किया है। हमारा अब इसको फोकस करके हमें क्या करना है, ऐसा पानी उपयोग करना है कि भविष्य के लिए हम इसको बचा के रखेंगे। सस्टेनेबल सतत का मतलब क्या होता है, चीज़ों का, रिसोर्सेज का ऐसे उपयोग करना कि वो भविष्य के लिए हमारे बच्चों, हमारे बच्चों के बच्चों के लिए भी बनी रहें, उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। उपाय की अगर बात किया जाए, जल संचय हेतु एक बड़े जलाशय के स्थान पर कई छोटे छोटे जलाशयों का निर्माण। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे पानी भैया, एक हम क्या करना है, हमको सबसे पहले तो बनाना क्या है, हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है वाटर शेड। वाटर सेट क्या होता है, वाटर सेट भैया ये पानी जो है, जो वर्षा का पानी रुनाव के रूप में बह के जा रहा था इस सड़क से, ठीक, हम क्या किए यहाँ पर जो है अपना एक वाटर सेट बना दिए। अब ये वाटर सेट बना के हम क्या यहाँ क्या करेंगे, जल एकत्रित कर लेंगे। ये हमारा एक तरीका है वाटर सेट, जिससे हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे जल को। अब इन्होंने एक और आइडिया दिया, कहा कि एक वाटर सेट ना बनाओ, एक बड़ा से अच्छा है कि तुम कई छोटे छोटे बना लो। जब कई छोटे छोटे बना लोगे इससे ज़्यादा जल संचय कर पाओगे और जो है इससे जो है हमारा ज़्यादा प्रभावी होगा। ये इन्होंने कहा कि माइक्रो कैचमेंट डेवलपमेंट एरिया, समोच्च पट्टीदार जल ग्रहण जो है हमको करना है और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना है। एफॉरेस्टेशन मतलब जो है जंगल लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं खूब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। समोच्च पट्टीदार जल संग्रहण क्या होता है भैया, ढाल होती है, ढाल पर से पानी बह के आता है, ठीक, ये हमारा क्या होता है, रन ऑफ में नष्ट हो जाता है। अब हम क्या करें, एक बराबर वाली हाइट के जो है हम क्या करें, इनको जो है बना लें, ठीक, एक बराबर हाइट वाली बना लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, थाला बना देंगे। इससे हमारा क्या होगा, पूरा ये वाटर मैनेजमेंट हो पाएगा, ठीक है। ऐसे एक ढाल वाली है। अब यहाँ पानी जो है यहाँ से गिरेगा तो यहाँ जो है पानी कंजर्व रहेगा। यहाँ पर हम ऐसी चीज़ों की खेती करेंगे जो पानी जिनको ज़्यादा चाहिए होता है तो यहाँ पर पानी कंजर्व कर लेंगे। उसके बाद पानी यहाँ करेगा तो यहाँ पर हम खेती कर लेंगे। सीधे अगर सीधी ढाल होती है तो हमारा नुकसान हो जाता। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं समोच्च पट्टीदार जल संग्रहण, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नगरीय वर्षा जल जो हो रहा है और एग्रीकल्चर जो हमारा वाटर, इसको हम क्या करें, रीयूज कर लें। अब भैया जितना पानी जो है हम बरस रहा है या फिर जितना एग्रीकल्चर में यूज करें उसको क्या कर रहे हैं, अब जल मान लो रनाफ के रूप में बाहर निकल जा रहा है, इसको हम क्या करें, दोबारा जो है इरीगेशन में यूज कर ले, रिसाइकल करते रहें, रीयूज करते रहें। तो इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा है ये बचा रहेगा, इससे हमारा कम से कम यूज़ होगा। बांध, नहर तथा पाइप से वाटर लॉस को रोका जाए। जो पाइप्स में फट जाती हैं वो वाटर लॉस हो जाता है, बांधों और नहरों से वाटर लॉस हो जाता है, इनको कम से कम किया जाए। वर्षा जल का संचयन किया जाए। ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए, सिंचाई में जल हानि को कम किया जाए। ड्रिप इरिगेशन हमारी जो है इजराइल में खोजी गई थी, डॉक्टर सिमचा ब्लास ने इसको खोजा था। ये हमारी ऐसी विधि है जिसमें जो है 90% से भी ज़्यादा पानी जो है बच जाता है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन में 90% से ज़्यादा पानी हमारा बच जाता है नॉर्मल इरिगेशन से, ठीक है, जो हम जल भराव कर देते हैं सीधे सीधे खेत में। और हम ड्रिप मेथड को हटाएं। ड्रिप मतलब क्या होता है, इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोला जाता है, टपक सिंचाई हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। क्या करें, जैसे जड़ है, जड़ पे हम क्या करें, बूंद बूंद से टपका के जो है पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाते हैं, इसे हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। 90-95% तक पानी जो है इससे बच जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वैसी फसलें उगाएं जिनको पानी कम चाहिए होता है। जैसे अगर हम देखें, धान और गन्ने की जल मांग बहुत हाई होती है, वाटर डिमांड जो है इनकी बहुत हाई होती है। जैसे जो है बाजरा है, ज्वार है, इनकी सबकी जल डिमांड बहुत कम होती है, तो इनको हम उगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जो कम पानी चाहती हैं, ठीक है। इसके अलावा लोगों को जल बचाओ है तो प्रोत्साहन देना हमको चाहिए। ये तो मान लो अलग बात है, देव प्रोत्साहन, हम दे ही रहे हैं, यहाँ ज्ञान दे रहे हैं आप लोग को। वर्षा जल प्रबंधन हेतु उचित व्यवस्था करना। भैया वर्षा जल पानी जो आ रहा है उसकी उचित व्यवस्था करना। मैनेजमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट, ठीक। मैनेजमेंट के बिना, जैसे देखो इजराइल है, इजराइल में पानी कितना बरसता है आपको पता है, सिर्फ 25%, तो उस 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ वार्षिक। हमारी एनुअल रेनफॉल कितनी है, 117 सेंटीमीटर, लगभग 120 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग क्या भी बताए थे आपको, 1200 mm, ठीक है, 1200 mm जो है भारत में वर्षा होती है, ठीक। 250 mm वर्षा होती है इजराइल में। इजराइल में कभी भी सूखा नहीं पड़ता, जबकि भारत में प्रत्येक साल हर किसी न किसी भाग में सूखा जरूर पड़ता है, ठीक। क्या कारण है, हमारा मैनेजमेंट गड़बड़ है।
ठीक है। इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन को इतना तेजी से अपना लिया कि वहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा के बाद भी वहाँ जो है क्या होता है, पानी जो है वेस्ट नहीं करते एकदम, और जो है इससे हमारा सूखा वहाँ कहीं नहीं पड़ता है। मैनेजमेंट उनका इतना अच्छा है। सरकार की नीतियों को सही ढंग से हमको क्रियान्वयन करना चाहिए। जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य जो है देखे होंगे आप, जो है यहाँ पर जो ये हमारा तमिलनाडु राज्य सबसे किनारे नीचे, तमिलनाडु राज्य जो हमारा है ये ऐसा राज्य है भैया, इन्होंने क्या किया, एक अपने यहाँ कानून बनाया और कहा कि हर छत पे क्या करना है, जो वर्षा का जल बरसेगा उसको संग्रहण करने के लिए ढांचा बनाना कंपलसरी है। अगर जो है ऐसा कोई नहीं करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। अब ऐसे जब रूल बनाए जाएंगे वाटर को कंजर्व करने के लिए, तब जाके पानी हमारा बच पाएगा। तो इसको जो है प्रोत्साहन और देना चाहिए और राज्यों में भी इसको लागू करवाना चाहिए। इरिगेशन इफिशियंसी को बढ़ावा देना, जल के औद्योगिक प्रयोग को कम करना। इरिगेशन इफिशियंसी को हमको क्या करना है, बढ़ावा देना है। इरिगेशन इफिशियंसी क्या होता है, जैसे मान लो जितना पानी हम यूज कर रहे हैं उसमें से कितना फसल उसमें से यूज कर पा रहे, कितना उसकी इफिशियंसी क्षमता है फसल की, ठीक है। जब हम 100 लीटर पानी डाल दे रहे हैं, अब प्लांट को मिल रहा है उसमें से 10 लीटर, तो हमारा 90 लीटर तो वेस्ट हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा पानी जो है इस तरीके से दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे पानी को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक प्रयोगों को कम से कम किया जाए। ये हमारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम जो है क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये हमारा जो है आपका पूरा वाटर रिसोर्सेस वाला पोर्शन खत्म हुआ। यहाँ से आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम आपका थोड़ा सा है, जो हमारा ये ट्रिपिकल क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, ठीक है। समझने वाली चीज़ें थोड़ा ध्यान देंगे तभी आपको समझ में ये आने वाली है, ठीक है। इक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय परितंत्र, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। जैसे देखिए ये हमारा जो है आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, ये फ़ोटो में आपको दिख रहा है हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोटिक लिखा हुआ है, यहाँ पर एफोटिक लिखा हुआ है, यहाँ पर ओसनिक, एपीओजनिक, मेजोपेलियोजोइक, बैथियोपेलियोजोइक, एबिशियल पेलिजिक, ऐसे जो है बहुत सारे टर्म लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिटोरल लिखा हुआ है, यहाँ पर सब लिटोरल लिखा हुआ है। एक्चुअली ये क्या है, ये जो समुद्र हमारा होता है उसमें जो है फेजेस के बंटवारे हैं, कुछ हाइट के अकॉर्डिंग है और कुछ जो है महाद्वीप से दूरी के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो ये वाला पोर्शन है हमारा, जहाँ पर जैसे ये मान लो ये हमारा ऐसे बना हुआ है, पानी यहाँ से भरना स्टार्ट हुआ, ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो जस्ट जो समुंदर के बगल वाला या जल स्रोत के बगल वाला जो रीजन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लिमिनिटिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, लिमिनिटिक क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया लिमिनिटिक क्षेत्र। यहाँ पर बहुत सारी जो है वनस्पतियाँ पाई जाती है, जैसे आपको बताए थे हम मैनग्रूव्स यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इकोटोन वाला क्षेत्र होता है तो यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या होता है, लिमिनिटिक क्षेत्र होता है। इसके बाद जहाँ से तुरंत पानी स्टार्ट हुआ समुंदर का, उसे हम बोलते हैं लिटोरल क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लिटोरल लिमिनिटिक इन सब में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है पानी स्टार्ट हुआ तो ये हमारा जहाँ पर पानी नहीं है वो हमारा लिमिनिटिक, पानी स्टार्ट हुआ तुरंत तो वो हमारा क्या है, लिटोरल। अब पानी गहराई बढ़ रही धीरे धीरे, यहाँ तक जो हमारा ये क्या हो गया, सब लिटोरल हो गया, ठीक है। यहाँ तक जो हमारी ये क्या है, महाद्वीपीय ढाल है। अब इस ढाल पे हमारा क्या है, यह हमारा सब लिटोरल हो गया। अब ढाल बहुत तेजी से तीव्र हुई, ठीक, ये हम महासागरीय ढाल में हम पहुंच गए। अब महासागरीय ढाल में जब पहुंच गए तो ये हमारा बेथियल हो गया, फिर एबिशियल एकदम गहराई में चला गया तो हमारा क्या हो गया, एबिशियल हो गया। अब भैया गहराई के अंदर वहाँ क्या होता है, कहीं कहीं पर समुद्र में ऐसी खाइयाँ आ जाती हैं, ट्रेंचेज आ जाती हैं, तो इन ट्रेंचेज में क्या बोलते हैं, हेडल बोलते हैं, ठीक। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हेडल बोलते हैं। तो ये किस हिसाब से है, ये हमारा क्या है, महाद्वीप से दूरी के हिसाब से है। महाद्वीप के दूरी के हिसाब से जो महाद्वीप समुद्र से लगा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं लिमिनेटिक, जो महाद्वीप महासागर से ढका हुआ होता है उसे बोलते हैं लिटोरल, और उसी के बाद जो है बोलते हैं सब लिटोरल। सब लिटोरल के बाद जो हमारा हो जाए बेट्रियल, एबिशियल और सबसे लास्टली हमारा हेडल, ठीक है। गहराई के अकॉर्डिंग देखो भैया 200 मीटर तक जो हमारा सूर्य की किरण होती है वो सीधा सीधा अंदर पहुंच जाती है 200 मीटर तक। अब 200 मीटर तक जब सीधा सीधा पहुंच जाती है तो इस क्षेत्र को बोलते हैं 200 मीटर तक फोटिक क्षेत्र। फोटिक मतलब फोटान, फोटान मतलब क्या, लाइट वहां तक पहुंच रही तो फोटिक, और इसके नीचे जो है 200 के नीचे हमारा 10,000 तक पूरा होता है एफोटिक फेज, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले ये हमारा सबसे ऊपर हमारा क्या है, ओसेनिक, जिसमें हमारा क्या है, इपीपेलेजिक, इपी मतलब सबसे ऊपर, उसके बाद मीजो, उसके बाद क्या है बैथीपेलेजिक, उसके बाद है एबिसियल पेलेजिक, ठीक। इन क्षेत्रों को इस हिसाब से बांटा गया है, ठीक। ध्यान से देख लीजिए आप चित्र को, ये हमारा 200 तक हमारा क्या है, फोटिक है, और ये हमारा जो उसके नीचे क्या है, हमारा एफोटिक है, ठीक है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी आगे यूज होगी तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जलीय परितंत्र को प्रभावित करने वाले कारक,
स्थलीय भाग की तुलना में जल में तापमान परिवर्तन क्या होता है, धीरे धीरे होता है। भैया स्थल खंड जो होता है उसमें टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है, तेजी से घटता है। ठीक, दिन हुआ तो तेजी से टेम्परेचर जो है ज़मीन का बढ़ गया, रात हुई तो तेजी से टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। लेकिन समुंदर में ऐसा नहीं होता है। समुंदर में क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है घटता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। इसीलिए जो समुद्र वाले रीजन होते हैं वहाँ पर ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का पानी जो होता है बहुत तेज़ी से भाई अब ठंडी आ गई है तो ठंडी में वो क्या होता है, गर्म बना रहता है, फिर भी गर्मी आई है तब भी उसका पानी जो होता है उस बाहर के मुकाबले ठंडा बना रहता है। ठीक, इसीलिए जो है समुद्र के आसपास का क्षेत्र जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पाई जाती है। अब समुद्र के पानी में अगर टेम्परेचर में जरा भी परिवर्तन होता है तो वहाँ पर जो रहने वाले हमारे जो जलीय जंतु होते हैं उनको बहुत तेज़ी से प्रभावित करता है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर के प्रति बहुत कम सहनशील होते हैं। ठीक, जैसे टेम्परेचर बढ़ा भैया डेथ रेट एकदम तुरंत हाई हो जाएगा। ठीक, अपने यहाँ टेम्परेचर आप देखते हैं हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस पे भी रहते हैं, हम लोग 40-42 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस पे भी रहते हैं, लेकिन समुद्र का टेम्परेचर अगर इतना वेरिएट कर जाए तो यहाँ एक को जीव जिंदा नहीं बचेंगे। ठीक, सनलाइट की अगर बात किया जाए तो आपको बता चुके हैं 200 मीटर तक हमारी जो टॉप हमारा होता है, ये हमारा 200 मीटर तक हमारा जो है क्या होता है, ये मान लो 200 मीटर की लाइन है, यहाँ तक हमारा फोटिक क्षेत्र होता है, इसके नीचे हमारा क्या होता है, ए फोटिक होता है। ठीक, फोटिक क्षेत्र में क्या होता है हमारा, यहाँ तक लाइट जाती है। लाइट जब जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों क्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे, अब यहाँ पर पाए जाते हैं भैया इसी क्षेत्र में ऊपरी जो है हमारी क्या पाई जाती है, एल्गी वगैरह जो भी पाई जाती हैं सब ऊपर ऊपर पाई जाती हैं। जितनी एल्गी वेल्गी सब पाई जाती है ऊपर पाई जाती हैं, तो उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। लेकिन नीचे जो है एफोटिक रीजन में भैया कोई वनस्पति जिंदा तो रहेगी नहीं, लेकिन कुछ जीव जंतु जिंदा रहते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एफोटिक क्षेत्र कहलाता है। तो वहाँ सिर्फ रेस्पिरेशन होता है भैया, वो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सैलिनिटी हमारी लवणता के आधार पर जो है तो सब बांटा ही गया है। पूरा समुद्र को अगर आप पढ़ेंगे तो लवणता के आधार पर ही बांटा गया है, कौन कितनी किसकी सैलिनिटी है। ठीक, तो इसीलिए सैलिनिटी भी बहुत प्रभावित करती है जो हमारा प्राणी जात है और पादप जात है दोनों को। ठीक, इसके बाद बात करते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की। जो हमारा घुलनशील ऑक्सीजन है वो कैसे प्रभावित करती है भैया। जल की जो ऑक्सीजन होती कितनी होती है, ऑक्सीजन की सांद्रता उसमें कंसंट्रेशन कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 14.6 mg पर लीटर जो है होता है, कितना 14.6 mg पर लीटर। ठीक है, गर्म पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन कम घुल पाती है, इसीलिए जब गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुल पाती है, ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो जंतु मरने लगते हैं। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी सामने आती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, यूट्रोफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्रोफिकेशन, कई बार पीसीएस में पूछा गया किसे कहते हैं, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो भैया ऐसा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, समुंदर है। अब समुंदर में क्या होता है, यूट्रोफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं सुपोषण की समस्या। ठीक, तो पानी भरा है भैया, अब पानी भरा, इसमें हम क्या किए, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दिए। पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो गए, जब पोषक तत्व जब बहुत ज़्यादा हो गए तो और टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा तो यहाँ पर पौधों की संख्या, जो एल्गी हैं, प्लांट है, जो हमारे जो समुद्र में ऊपर पाए जाते हैं, इनकी सबकी संख्या समुद्रों में बढ़ जाएगी ऊपर टॉप पोर्शन पे। अब टॉप पोर्शन पे जब क्या होगा, ये हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ जाएगी। फोटोसिंथेसिस जब अच्छा होती है तब क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस का आप प्रोसेस पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक, 6CO2 होता है, 12H2 होता है, दो सब मिल के क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं क्या, ग्लूकोज C6H12O6 बना देते हैं। ठीक, ये ग्लूकोज बना देते हैं और उसके साथ में बना देते हैं क्या, ऑक्सीजन निकाल देते हैं, ऑक्सीजन। अब जब ये ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकल जाती है, ऐसे जो है क्या होता है, अब टेम्परेचर जब बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, ये सब प्लांट ले लिए। अब ऑक्सीजन जब प्लांट ले लिए, सारे जो पौधे थे वो सब ऑक्सीजन कंजर्व कर लिए, तब धीरे धीरे क्या हुआ, पानी में जो हमारी ऑक्सीजन थी वो हमारी क्या हुई, कम पड़ गई। अब पानी में ऑक्सीजन जब हमारी कम पड़ जाती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है भैया इन्वायरमेंट में। जो जल की ऑक्सीजन जो जल से मिल रही थी प्लांट्स को, इन्वायरमेंट में रिलीज कर दे रहे हैं वो। अब इन्वायरमेंट में जब रिलीज कर दे रहे हैं तो ऑक्सीजन जल में कम हो जाएगी, और जल में जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो भैया जीव जंतु यहाँ के मरने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। पूरा प्रोसेस आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो खुले समुद्री परितंत्र के पादप जात और प्राणी जात। ओपन जो हमारा सी आपको दिखाए थे, ये वाला जो चित्र आपको था, ये हमारा इस पूरे रीजन को बोलते हैं क्या, ओपन सी, ओसेनिक जिसे लिखा है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ओपन सी। अब इस ओपन सी में हमारा क्या क्या पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है जो जंतु पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के हैं।
एक तो इन्होंने कहा कि प्लैंकटन है, ठीक, क्या है, प्लैंकटन है, ठीक, और दूसरे हमारा क्या है, नेक्टन है, और तीसरे बेंथिक हैं। अब भैया पीएनबी याद कर लो, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और क्या बताएं, खुले समुद्र में 3 तरीके के पाए जाते हैं, प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथिक। प्लैंकटन नेक्टन और बेंथिक में भैया प्लैंकटन जो होता है ये सागरी बायोम के यूफोटिक जोन में पाया जाता है। यूफोटिक आपको बता चुके हैं 200 मीटर जहाँ तक लाइट आती है, ठीक। एपिप्लेजिक मतलब बता चुके ऊपर वाला रीजन ही था तो वही 200 के अंदर वाला ही, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं प्लैंकटन्स। प्लैंकटन 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं जू प्लैंकटन, एक होते हैं क्या, फाइटो प्लैंकटन। फाइटो मतलब प्लांट वाले प्लैंकटन, जू मतलब एनिमल वाले प्लैंकटन, सिंपल सी बात है, ठीक। तो प्लैंकटन ये हो गए। इसके बाद बात करते हैं नेक्टन। नेक्टन जो समुद्र में हमारे हमेशा तैरते रहते, जैसे आप देखे होंगे कछुआ, व्हेल मछली, डॉल्फिन, जो समुद्र में एकदम खुले में घूमते हैं, तैरते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्र तैराक होते हैं इनको कहा जाता है नेक्टन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सतह पर पाए जाते हैं नेक्टन ही पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं बेंथस। बेंथस वो होते हैं जो समुद्र की सतह पर, ये मान लो समुद्र भैया इसे है, ठीक, तो इसकी ये सतह होगी नीचे वाली। अभी नीचे वाली सतह पे जो रहते हैं, ठीक है, इस कीचड़ उचड़ में, तो इसे क्या बोलते हैं, बेंथस बोलते हैं। जो नीचे कीचड़ होता है, चट्टानें होती हैं सबसे नीचे वाले रीजन में, वहाँ पर केकड़ा, समुद्री तारा, कोरल रीफ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ, सीवीड, नदी, सीप, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कोरल रीफ इकोसिस्टम, जो हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसे समझ लिया तो जान लीजिए बहुत बड़ा टॉपिक आज ने आपने क्लियर कर लिया, ठीक। सबसे पहले तो होता क्या है कोरल रीफ, जरा शकल देख लो, कितना सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल वाला, ठीक है, बढ़िया से एकदम देखो गजब का बना हुआ, कैल्शियम का बना है भैया, एकदम है, कैल्शियम की खोल के अंदर बढ़िया मुलायम मुलायम जो है जीव इसके अंदर रहते हैं, जिंदा है ये, ऐसा ना समझना कि जड़ी बूटी है। कोरल रीफ इकोसिस्टम होता क्या है, प्रवाल क्या है, चूना प्रधान जीव है। चूना मतलब कैल्शियम का ऑक्साइड, CaO वाला चूना अपना, ठीक है, तो चूना प्रधान जीव होता है। अब जीव है मतलब ये जिंदा रहता है भैया, जिंदा रहता तो ये क्या होता है, चूने की खोल होती, कठोर रचना, उसके अंदर एक मुलायम सा जीव रहता है। अब भैया चूने की खोल है, उसके अंदर मुलायम से जीव है, उसे हम कहते हैं कोरल। प्रवाल मुख्य रूप से क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक। इस पृथ्वी पे जो है हमारा ये 0 डिग्री अक्षांश है, एकदम 20 से बांटता है पृथ्वी को 2 भागों में, ठीक है। यहाँ कहीं हमारा भारत देश है, ठीक, यहीं से 0 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक। अच्छा इसकी बात छोड़ो 0 से ऊपर वाले की, अब यहाँ पर जो है कहीं 30 डिग्री भी होगा, यहाँ नीचे भी कहीं 30 डिग्री होगा, इसे हम बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ, इसे हम बोलेंगे 30 डिग्री साउथ। अब भैया 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक इस वाले रीजन में ही ये पाया जाता है। ऐसा क्यों, ऐसे हमने आपको रीजन एक बताया था जब हम आपको पढ़ा रहे थे मैन ग्रुप्स, तब भी हम आपको बताया था 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच क्यों पाई जा रही है, रीज़न है यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। सूर्य का प्रकाश यहीं पर पूरे रीजन में जो है सीधे सीधे गिरता है, कि सूर्य का प्रकाश कहाँ सीधे सीधे गिरता है भैया, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ, इसी के बीच में जो है सूर्य जो है सीधा सीधा प्रकाश डालता है, तो 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ तक जो है सूर्य का प्रकाश रहता है। अच्छा तो इसी बीच में जो है टेम्परेचर कितना पाया जाता है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है। और भैया कोरल रीफ को जिंदा रहने के लिए इतना टेम्परेचर तो चाहिए, इसलिए इसी रीजन में सिर्फ ये पाया जाता है, ठीक। तो भारत में भी पाया जाएगा क्योंकि भारत भी इसी के बीच में आता है भैया। भारत क्या है, भारत का जो सबसे निचला बिंदु 6 डिग्री 4 से स्टार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला जो हमारा 37 डिग्री 6 तक है, तो हमारा लगभग 30 तक तो पाया ही जाएगा, तो इन क्षेत्रों में पाया जाना चाहिए भैया। चलो भैया पाया जाएगा। फिर दूसरी बात ये होते हैं कहाँ, कम गहराई वाले क्षेत्रों में, बहुत गहराई में नहीं होते, एकदम नीचे नहीं होते, कम गहराई, जैसे समुंदर है, ये समुंदर का जो ये वाला रीजन होगा यहाँ पर पाए जाएंगे ये, ठीक, किनारे से थोड़ा सा बाद, ठीक, कम गहराई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको चाहिए होती है सूर्य का प्रकाश, इनको चाहिए होती है क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, ठीक, और अच्छी खासी ऑक्सीजन चाहिए होता है। गहराई में जाओगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात, जहाँ पर अवसाद पाए जाते हैं, अवसाद मतलब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं, वहाँ पर जो है नहीं होते हैं, अवसाद रहित होना चाहिए। समुद्र में जहाँ अवसाद पाए जाएंगे वहाँ ये पैदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अवसाद क्या होते हैं भैया, एक खोल होती है, उसमें क्या होता है इनके मुंह में ढक जाते जाके, मुंह में इनके घुस जाते पत्थर, और मुंह में जब पत्थर घुस जाएंगे तो क्या होगा, डेथ कर जाएंगे। तो भैया इनको अवसाद से मतलब नहीं, अवसाद रहेगा तो नहीं आएंगे हम, सीधी सी बात है। अब प्रवाल में जो विशेष रंग होता है वो होता कैसे है, प्रवाल भैया देख रहे हैं आप, रंग देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर है भैया, विशेष रंग पाया जा रहा है, कहीं लाल लाल, कहीं हरा हरा, कहीं पीला पीला, एकदम सुंदर क्वालिटी का रंग है। अब ये रंग भैया क्या होता है, जब प्रवाल मरता है, अब भैया यहाँ पर क्या होता है, जब प्रवाल मर जाता है, यहाँ पर प्रवाल एक मर गया,
ठीक। अब प्रवाल जब यहाँ पर मर गया तो दूसरा एक प्रवाल ऐसे मरा, दूसरा प्रवाल इसी के पास आके जो है इसी से चिपक गया आके। अब तीसरा प्रवाल जब ये मरेगा तो तीसरा प्रवाल यहीं आके चिपक जाएगा, चौथा यहीं चिपक जाएगा, पांचवा यहीं चिपक जाएगा। तो इसे चिपक चिपक के क्या बनाएंगे भैया, पूरा ये क्या करेंगे, पहाड़ बना देंगे, खड़ा कर देंगे, ठीक, ऊंचा ऊंचा भैया, द्वीप बन जाते पूरे पूरे। लक्षद्वीप हमारा ऐसे ही बना है, पूरे पूरे द्वीप हमारे समुद्र से ऊपर आ जाते हैं जो है, और इनके ऊपर जो है लोग रहना शुरू कर देते हैं, द्वीप हमारे बन जाते हैं। तो बहुत सारे द्वीप हमारे जो है इससे बने हुए हैं, ठीक भैया। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी लगभग जो है 60 देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी इसी से चल रही। सोचो 60 देश ऐसे जिनकी इकोनॉमी जो है कोरल रीफ चला रहा है। बहुत सारे ऐसे जो हैं, बहुत सारे देशों का फायदा करवा रहा है। टूरिज्म में भैया बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 90% टूरिज्म क्षेत्र जो है यहाँ डेवलप हो जा रहे हैं भैया। अब लक्षद्वीप हम लोग नहीं जाते हैं घूमने, मालदीव हम लोग नहीं जाते घूमने, ये सब क्या है, प्रवाल के क्षेत्र है, ठीक, इसीलिए हम लोग घूमने जाते हैं भैया। ऐसी सुंदर जगह जो है आपको अगर पृथ्वी पर दिखेगी तो आप नहीं जाएंगे घूमने, एकदम जाएंगे घूमने, ठीक। हालांकि ऊपर आके थोड़ा इनका रंग वंग बदल जाता है, ऐसे एकदम नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो है बहुत सुंदर जगह होती है, ठीक, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूमने जाते हैं। तो भैया आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी बात किया जाए तब ये क्या होता है, जब भैया ऐसे कड़ी कड़ी मिला के जो है जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवाल की भित्ति बोलते हैं, ठीक, प्रवाल भित्ति बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोरल रीफ। दीवार के जैसे बना लिया संरचना पूरा। तो ये भैया आपके सामने जो है पूरा कोरल रीफ आपके सामने समुंदर के अंदर बना के आपको दिए हैं। ऐसे देखो भैया पेड़ सेड़ बना लिए उसी में, ठीक है, ऐसे पूरा एक पहाड़ जैसा बना लिए। धीरे धीरे तर ऊपर ऐसे होते चले जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, समुंदर से ऊपर आ जाएंगे तो हमारा द्वीप बन जाएगा भैया। प्रवाल भित्ति के प्रकारों की बात किया जाए, 3 प्रकार की हमारी प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल, ठीक। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल रीफ। फ्रिंजिंग हमारी क्या होती है भैया, महाद्वीप के तट या द्वीप के तट से, देखो भैया ये हमारा एकदम महाद्वीप के तट से लगा हुआ हो, ठीक, महाद्वीप के तट से या द्वीप के तट से लगा हुआ हो, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे भैया, फ्रिंजिंग रीफ कहेंगे। जैसे हमारा क्या है, अंडमान निकोबार वाली है, मन्नार की खाड़ी में रामेश्वरम वाली है, दक्षिणी फ्लोरिडा वाली जो यूएसएम फ्लोरिडा है हमारा, वहाँ भी ऐसी है, ठीक। तो हमारे अंडमान निकोबार में आप देखें, अंडमान निकोबार क्या है, द्वीप है। इस द्वीप के क्या है, चारों ओर हमारा क्या हो रहा है, पूरा प्रवाल एकदम उभर के आ रहे हैं, ठीक। तो ये किनारे किनारे आ रहे हैं प्रवाल उभर के, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा एक कोरल रीफ है हमारी जो अंडमान निकोबार वाली। ऐसे हमारे जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास मन्नार की खाड़ी है हमारा, मन्नार की खाड़ी में रामेश्वरम है, तो वहाँ पर भी क्या है, हमारी ये फ्रिंजिंग रीफ्स पाई जाती हैं। इसके बाद दूसरी होती है हमारी बैरियर रीफ या अवरोधक प्रवाल भित्ति। ऑस्ट्रेलिया आप लोग देखें ऐसे ऐसे कहीं बना है, ठीक, भारत यहाँ कहीं भारत है, इधर जो है उसके बहुत नीचे जो है बना है, इधर हमारा न्यूजीलैंड है। तो इसके जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्सन है, ये वाला पोर्सन जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्सन है, नॉर्थ ईस्ट आप कैसे जानते हैं भैया, ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है हमारा, ये ईस्ट है हमारा, तो ये हमारा इसके इधर वाला रीजन जो हो गया हमारा, ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया बना, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में हमारा क्या पाया जाता है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पाई गई है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा भैया, एक होती है एटॉल, इसे बोलते हैं वलयाकार। वलया मतलब क्या, अंगूठी देखें आप लोग, अंगूठी देखे होंगे, तो अंगूठी जो हमारी है, घोड़े की नाल जो है ऐसे हमारी होते हैं। सोचो भैया ये होगा ऐसा, ये चारों ओर क्या होगा, ऐसे 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 पूरा अपना बना लेंगे प्रवाल, ठीक है, हमारा इधर उधर बना लेंगे प्रवाल। अब बीच में जो हमारा खाली पानी भरा रहेगा, इस पानी को क्या बोलेंगे भैया, बीच में पानी है तो इसे लैगून बोलते हैं। चारों ओर से स्थल खंड से ढका जो पानी होता है उसे क्या बोला जाता है, लैगून बोला जाता है। तो भैया केंद्र में लैगून होगा, इधर उधर पूरा प्रवाल चारों ओर से ढक लेंगे। तो ऐसे प्रवाल हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फिजी में देखने को मिलते हैं। तो लक्षद्वीप में हमारा जो प्रवाल भित्ति मिलती है वो किस प्रकार का उदाहरण है, एटॉल का। अंडमान निकोबार में किस प्रकार का है, हमारा फ्रिंजिंग का, ठीक है। ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया वाली जो हमारी सबसे बड़ी जो है हमारी क्या है, बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, प्रवाल एक जीवित प्राणी है। इसके बारे में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये जानो कि कोरल अकेला नहीं रहता है, कोरल के साथ में रहती है एक जो है उसके साथ में सहजीवी, जिसको कहते हैं जूजेंथिली। एक होती है एल्गी, जूजेंथिली क्या होती है, एक एल्गी होती है, ठीक। तो कोरल और जूजेंथिली दोनों रहते हैं भाई भाई मिलके साथ में। कहते हैं कोरल जूजेंथिलिस मिला, जूजेंथिलिस कहा ऐसा करो, तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम आके हमारे यहाँ रह लो, ठीक, तुम हमको खाना दे देना,
भैया तुम शैवाल हो, तुम तो फोटोसिंथेसिस करोगी, तुम तो खाना बनाओगी, तुम हमको खाना दे देना और हम तुमको क्या करेंगे, और रहने की जगह दे देंगे। तो दोनों भैया कैसे रहते हैं, सिम्बायोटिक प्रोसेस से रहते हैं। सिम्बायोटिक क्या होता है, जब दोनों लोग एक दूसरे की हेल्प करें तो उसे बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक, जैसे आप जानते हैं राइजोबियम हमारा, जैसे दलहन की जड़ की गांठों में क्या रहता है, राइजोबियम। तो राइजोबियम इसको क्या करता है, नाइट्रोजन दे देता है, इसको क्या करता है भैया, खाना दे देता है। तो राइजोबियम और जो है दालें जो है दोनों जिंदा रहती हैं साथ में। ऐसे ही कोरल लीफ और जूजेंथिली करते हैं। कोरल लीफ क्या कहता है, तुमको घर दे रहे हैं, तुम हमको खाना दो को जूजेंथिली से। भैया मल गया, सिम्बायोटिक हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर भैया ये जो बना लेते हैं पर्वत पठार, इतनी ज़्यादा समुद्र की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। विश्व की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, कोरल रीफ्स में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया पीसीएस में, विश्व की सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है कहाँ पाई जाती है, कोरल रीफ्स में पाई जाती है, जहाँ जहाँ ये पर्वत पठार बन जाते हैं। भैया इसी के अंदर मछलियाँ आके रहती हैं, इसी के अंदर जो है जीव जंतु आके रहते हैं, इसी के अंदर पेड़ पौधे भी उग जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी जो है जितने भी लोग रहने वाले होते हैं सब यहीं आके बस जाते हैं आके। पूरा समुद्र का आधी जनसंख्या यहीं रहती है आके। अच्छा, अब जहाँ ये रहे होते हैं वहाँ पर हॉटस्पॉट बन जाता है, इसीलिए इनको समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ जो रेनफॉल फॉरेस्ट हैं, जैसे जो वर्षावन होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इसीलिए जो है इनको समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। समुद्र में ऐसे हैं। जो प्रवाल भित्ति का सुंदर सुंदर रंग आपको दिख रहा था, इसका कारण जानते हैं क्या है, यही जूजेंथिलिया है। जो ये जूजेंथिली आपको ऊपर ऊपर दिख रही ना हल्की हल्की, ये क्या है, शैवाल हैं जो हल्के हल्के ऊपर दिख रहे हैं घास जैसे, ये हमारे क्या है, शैवाल हैं। ये तो जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना आपको, ये जो ऐसे सफ़ेद दिख रहा है, ये सफ़ेद वाला हमारा क्या है, कोरल है। ठीक है, चूने का बना तो चूना तो सफ़ेद ही होगा, और उसके ऊपर जो ये हमारे रंगीन रंगीन दिख रहे हैं हमारे क्या हैं, सारे शैवाल हैं, जूजेंथिली हैं। ठीक, अब भैया प्रवाल विरंजन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता है ये। इस कॉन्सेप्ट को जरा सा ध्यान लगा के मन लगा के पढ़िएगा। भैया कोरल ब्लीचिंग होता क्या है, हाँ, विश्व में हो रही ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ये तो बताने की जरूरत है नहीं, पिछले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये हमारी पृथ्वी सतह मान लो, ये हमारे सूरज काका। अब सूरज काका क्या करते हैं, यहाँ भेजते एनर्जी, यहाँ भेजते एनर्जी। अब वो एनर्जी आती दिन में, किस फॉर्म में आती, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है। ठीक, सूक्ष्म विकिरण तरंगों के रूप में आती है। अब इसको रतिया में क्या करना होता था, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस निकल जाना था अपने अंतरिक्ष में। तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो था वो बना रहना था। ठीक भैया, 100 यूनिट आई और 100 यूनिट क्या हुआ, रिप्लेस कर गई। ठीक, वापस चली गई लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे जो है शॉर्ट वेव के फॉर्म में ही, और उसके बाद जो है कुछ जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निकल गई। लेकिन पृथ्वी पर जो है कुछ नहीं बचा, सूर्य से जो किरणें आई थी दिन में वो रात में सारी निकल गई। अच्छा, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन भैया यहाँ तो इंसान है, जो होना चाहिए वो तो होने नहीं देंगे। तो हम लोग यहाँ क्या किए, हम लोग लगाए यहाँ पर अपनी फैक्ट्री में लगाए चिमनी, चिमनी से छोड़े धुआं। ठीक, बहुत सारा जब धुआं छोड़े तो ये भैया CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC खूब भैया यहाँ पर छोड़ दिए। अब भैया सूर्य की किरण भैया दिन में यहाँ आई, अब दिन में यहाँ आई, रात में वो जा रही थी, इसने क्या किया, जो हमारे धुएं के बादल थे इसने भैया इसको पकड़ लिया, कहा कहाँ भैया तुम लोग फैलाए हो इधर, तो इधर जो है फिर रिफ्लेक्ट हो लो। अब जो ये हमारा रिफ्लेक्ट होके वापस लॉन्ग वेव रेडिएशन जिसे वापस निकल जाना था वो हमारा फिर पृथ्वी की तरफ आ गई। इससे हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक हमारा जो है क्या हो रहा है, गर्मी हो रही है। ठीक है, अच्छा भैया, अब वैश्विक जो हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अब इसमें क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, लाइट भी हाई हो रही है। अब हाई टेम्परेचर और हाई लाइट से होता क्या है आपको पता होगा, आपको बताएं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल के क्या बनाते हैं, C6H12O6। इस प्रोसेस को कहते क्या है भैया, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब भैया CO2 तो हम लोग बढ़ा ही दिए थे ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक, जल तो भैया समुद्र में खूब है है। ठीक, अब हम लोग इसको ज़रूरत होती थी लाइट की और टेम्परेचर की, वो भी हम यहाँ प्रोवाइड करवा दिए ग्लोबल वार्मिंग से। तब भैया क्या हुआ, अब जो कोरल रीफ हुआ, समुद्र का टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा उचका, ये क्या किया, तेजी से एकदम कोरल रीफ में जो हमारा जूजेंथिली पाया जाता था, जो जूजेंथिली पाया जाता था, उस जूजेंथिली ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। अब भैया जूजेंथिली ने जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया तो आपको बताए थे फोटोसिंथेसिस से बनती है भैया क्या बनता था, ग्लूकोज तो बनता ही था, और साथ में बनती थी हमारी क्या,
ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो बनती थी, ये ऑक्सीजन क्या होगी, धीरे धीरे जो हमारे कोरल रीफ थे, इन कोरल रीफ के टिश्यूज़ में यानी ऊतकों में भरने लगेगी। अब भैया ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हुआ, कोरल रीफ के टिश्यूज़ में बढ़ने लगी। अब कोरल रीफ का यार तुमको हम घर दिए थे, तुम कहे थे तुमसे तुम रह लो, तुम आके यहाँ इतना फोटोसिंथेसिस कर दे रहे हो कि यहाँ एकदम हमारा घर भर दे रहे हो ऑक्सीजन से, हमको दिक्कत हो रही, हम सांस नहीं ले पा रहे। अब भैया इतना ऑक्सीजन जब कोरल रीफ के टिश्यूज़ में बढ़ गया तो कोरल रीफ ने कहा अच्छा है आप यहाँ से फूट लीजिए। तो कोरल रीफ ने कहा जब फूट लीजिए, तो जूजेंथिली भैया क्या किया, उठाया अपना टीम टाम चलता बना। जूजेंथिली जी या तो भैया हट गया खुद दे, या तो प्रवाल ने उसे हटा दिया, या तो भैया उसने कहा कि ऐसा यार भाई समझौतावादी निकला अगर, तो उसने कहा कि ऐसा यार रुको यार हम जो है ऐसा करते हैं ऑक्सीजन अभी कम करते हैं। तो उसने क्या किया, अपने क्लोरोफिल को ही कम कर लिया। अब क्लोरोफिल को अपने क्या किया, जब कम कर लिया जूजेंथिली ने, दोनों कंडीशन में होगा क्या, दोनों कंडीशन में भैया होगा ये कि भैया फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। अब कम करने के चक्कर में इसे इतना कम कर दिया कि प्रवाल को जो पोषक मिलता था वो पोषक तत्व तो कमी हो जाएगी। सोचने वाली बात है, प्रवाल को पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अब प्रवाल को जब पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, अब प्रवाल का रंग क्या होगा भैया, या तो देखो भैया आपको बताए थे कि जो ये तो होता सफ़ेद रंग का। अब इसके ऊपर जो ये प्लांट पौधे लगाए होते हैं, जो हमारे जूजेंथिली लगे होते हैं, इसी कारण ये रंगीन आपको दिख रहा था। अब या तो ये चले गए तब भी ये क्या दिखेगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, या तो भैया ये क्या किए अपना रंग कम कर लिए तब भी ये क्या करेगा, सफ़ेद सफ़ेद या रंगहीन दिखेगा। इसी को बोलते हैं, जो हमारा रंगहीन हो जाता है इसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल सफ़ेद हो जाए या रंगहीन हो जाए, कारण आपको बता दिए कैसे कैसे होता है। ठीक, जब ये रंगहीन हो जाता है तब अच्छा उसके बाद होता क्या है, उसके बाद भी दो काम हो सकते हैं। अब ये रंगहीन हो गया है, अब मान लो इसको भैया नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाए। ठीक, नॉर्मल टेम्परेचर अगर ये मिल जाए, इसको नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये फिर से क्या हो सकता है, हेल्दी हो सकता है। ठीक, अगर नॉर्मल टेम्परेचर ना मिला और भैया सफ़ेद बना रहा कुछ दिन तक, तो कुछ सालों में या कुछ महीनों में क्या होगा, ये भैया फिर कर जाएगा डेथ। अब भैया खाना ही नहीं मिलेगा तो भूखे तो मरेगा ही, तो भूख से जो है कुछ दिन बाद मर जाएगा। ठीक, ये हमारा होता है कोरल ब्लीचिंग। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जैसा लगा हो भैया कमेंट सेक्शन में बता देना, थोड़ा बहुत मज़ा आए हमको भी पढ़ पढ़ के। ठीक है, और लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो धड़ाधड़ एकदम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।